चलिए तो क्या देखेंगे हम लोग, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो सिंपल सा है, इसको जैसे इन्होंने बताया कि सर रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। लेकिन अगर मैथमेटिकल बात करें तो अगर हमारे पास a = कहीं a i j है, क्या है बच्चे, a i j किस ऑर्डर का, m × n ऑर्डर, m × तो बेसिकली हम क्या करें कि अगर यहाँ से एक और चीज हम निकालते हैं a ट्रांसपोज, क्या निकालते हैं, और इसका एलिमेंट अगर हम मान लेते हैं a i j और a डैश नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, और ये जो ऑर्डर है ना इसका n × m हो जाने वाला है, क्या होने वाला है, n × यानी जो m × n है वो क्या होने वाला है, n। एंड इसमें जो जरूरी बात वो है कि a डैश i j जो है, a डैश i j वो बेसिकली बराबर होना चाहिए a i j फॉर ऑल i n j, फॉर ऑल i n, या ऐसे समझो कि a j i है ना, a डैश j i जो है वो बेसिकली a j i के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, बात समझ में आ रहा है। ये बुक का डेफिनेशन है जो कि समझ नहीं आता तो हम आसान भाषा में आपको बता रहे हैं। तो कुछ ऐसी बात है कि अगर a1 2 -1 5 1 0 है, ऐसा कुछ किस ऑर्डर का है बच्चे, 2 × 3 ऑर्डर का, तो a ट्रांसपोज जो हमारा निकलने वाला है 1 2 -1 5 1 और क्या निकलने वाला है 0, समझ रहा है। तो किस ऑर्डर का हो जाएगा, 3, यानी इसको सीधा करना है, मतलब जितने रो हैं उसको क्या करना है, हमें कॉलम बनानी है, जितने कॉलम है उसको क्या बनानी है, रो बनानी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको आप या तो a डैश से रिप्रेजेंट करते हो या फिर इसी को आप a t से भी रिप्रेजेंट करते हो, a ट्रांसपोज। ठीक है, अब रही बात इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो हम इसमें ध्यान देंगे, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। पहली प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास a + b का ट्रांसपोज अगर हमसे कोई पूछता है तो हम बोलते हैं इसको a ट्रांसपोज प्लस कितना बच्चे, b ट्रांसपोज। दूसरी बात कि अगर कहीं पे k a और इसका ट्रांसपोज पूछा तो k बाहर आ जाता है, केवल a ट्रांसपोज होता है। तीसरी बात कि अगर हमारे पास यहाँ a डॉट b का ट्रांसपोज हो तो बेसिकली ये बराबर होता है b ट्रांसपोज डॉट a ट्रांसपोज। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। ये आपके एनसीईआरटी बुक्स अगर आपने किए हो तो प्रूफ करने के लिए पूछता था कि सो दैट, ठीक है, a डॉट b ट्रांसपोज कितने के बराबर होगा बच्चे, b ट्रांसपोज डॉट a ट्रांसपोज के। जनरली अगर इसको हम जनरलाइज करें, इन जनरल अगर हम जनरल लिखना चाहें इसको, तो कुछ ऐसी बात बनती है इसकी। इन जनरल अगर मान लीजिए आपके पास a1 है, डॉट a2 है, ठीक है, डॉट a3 एंड सो ऑन क्या है आपके पास an है ना, तो जब इसका आप ट्रांसपोज निकालोगे ना तो ये बिल्कुल पलट जाएगा, ऐसा हो जाएगा an डॉट an माइनस कितना 1, समझ रहा है, हाँ ट्रांसपोज लगेगा ऊपर, अरे ये इधर आ जाएगा और इधर वाला कहां चला जाएगा उधर, देखना ये b पहले आ गया, a बाद में आ गया, तो सब पहले वाला ऐसा डॉट an माइनस कितना बच्चे 2 ट्रांसपोज एंड सो ऑन कहां तक चला जाएगा a3 डॉट a2 डॉट a1 तक, समझ रहा है, कोई दिक्कत है। जनरली अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इफ a इनवर्स एग्जिस्ट, a इनवर्स एग्जिस्ट, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो एक और प्रॉपर्टी, चूंकि इनवर्स अभी बताया नहीं इसीलिए a इनवर्स का ट्रांसपोज निकालो या a ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर है, ये बात हुई किसकी, ट्रांसपोज की, किसकी, जैसे अब हम ट्रांसपोज जान लेते हैं तब हमारे पास कुछ और स्पेशल टाइप्स आते हैं मैट्रिक्स के, जिसमें हमारा आता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। क्या आता है, सिमेट्रिक और, आप समझेंगे उसको कि क्या है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सम मोर या सम स्पेशल टाइप्स आप बोल सकते हो इसको, ठीक है, सम स्पेशल टाइप्स। और सबसे पहला हम मैट्रिक्स देख रहे हैं बच्चे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या देख रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें क्या कहता है कि अगर a और a ट्रांसपोज इक्वल आ जाए, क्या आ जाए, a और a ट्रांसपोज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी अगर हम मैथमेटिकल टर्म में बात करें तो अगर a हमारे पास a i j है तो हमारे पास मान लीजिए a ट्रांसपोज जो अभी हमने लिखा था, मान लीजिए हमारे पास a डैश i j ले लिया हमने, क्या ले लिया, a हमारे पास m × n ऑर्डर का है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, m × n ऑर्डर का होगा। समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात बता, क्या अगर इस तरीके का चीज है तो ये सारे मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करेगा। किसमें, हाँ सोचना, क्योंकि अगर a ट्रांसपोज इक्वल होना है तो अगर a ट्रांसपोज हम 2 × 3 का ले, मतलब a ले हम 2 × 3 का, तो a ट्रांसपोज कितना आने वाला है, 3 × 2, तो क्या सारे एलिमेंट्स एक जैसे दिखेंगे, और मैट्रिक्स ही एक जैसा नहीं दिख रहा है तो एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे, यानी ये किसके केस में होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में, ठीक है। तो m × n मतलब इसको हम n × n करते हैं, ठीक है। अब समझना इसमें जो बात हम लिख रहे हैं, कहता है कि इफ, मैथमेटिकल टर्म में लिख रहे हैं, इफ आपके पास a डैश i j है जो ये बराबर हो जाए a i j के फॉर ऑल i एंड j, फॉर ऑल i एंड j, किस सारे वैल्यू के लिए i और j के लिए क्या होना चाहिए बराबर, ये मैथमेटिकल बात हो गई। क्या हो गई, हम सीधा सीधा बताएं, दैट मींस
आप इसको आसान भाषा में ऐसे समझें, दैट मींस ए ट्रांसपोज कितने के बराबर होना चाहिए बच्चे, ए के बराबर। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे बना भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते हो, बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो। कि जैसे मान लो ए आपके पास है, बनाना भी सीख ले कि जैसे यहाँ 1 है, यहाँ -3 और यहाँ 5 है, डायगोनल एलिमेंट रख दिया। यहाँ अगर 2 रखा तो यहाँ भी 2 रख, यहाँ अगर -5 रखा तो यहाँ भी -5 रख, यहाँ अगर 1 रखा तो यहाँ भी क्या रख, ए रखा। अब थोड़ा ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ए ट्रांसपोज जब तुमने निकाला, ए आया 1 2 -5 R1 लिख दिया, फिर आया 2 -3 1 और फिर इसको लिखा तो -5 1 और 5। क्या ये दोनों बराबर है? तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, यानी ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। खुद से बना सकता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिमेट्रिक है मतलब डायगोनल के एलिमेंट कैसा दिखेगा, सिमेट्री दिखेगा, जैसा दिख रहा है वैसे ही काम है, समझ रहा है। अच्छा, इसका अगला जो टाइप है जिसको हम बोलते हैं एस्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं बच्चे, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर बात करें तो किसी किसी बुक में इसको एंटी सिमेट्रिक भी बोलता है। क्या बोलता है, एंटी सिमेट्रिक। हाँ, एक ही चीज है, एस्क्यू सिमेट्रिक बोले या एंटी सिमेट्रिक बोले। ठीक है, अब ये आसान भाषा में बताएं तो ऐसी कुछ बात है कि अगर ए को आपने ए आई जे लिखा है, किस ऑर्डर का बच्चे, n into n ऑर्डर का, और ए ट्रांसपोज को आपने ए आई जे लिखा है डैश के साथ, किस ऑर्डर का बच्चे, n into n। तो कहता है कि अगर इफ ए आई जे जो है ना वो बराबर होना चाहिए माइनस, या ए डैश आई जे बराबर होना चाहिए कितने के, माइनस ए जे आई जे के, फॉर ऑल आई एंड जे, फॉर ऑल आई एंड जे, सारे आई और जे के लिए जो टर्म्स हैं वो क्या होने चाहिए, नेगेटिव होना। क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अब अगर इस बात से कुछ कंक्लूड कर कि अगर ये नेगेटिव है तो कुछ कमाल के रिजल्ट देने वाले हैं, कुछ कमाल के रिजल्ट देने वाले आ रहे हैं। ठीक है, कुछ कमाल के रिजल्ट देने वाले हैं। सिंपल सा रिजल्ट ये है कि फॉर अगर हम बात करें i इक्वल टू जी यानी डायगोनल एलिमेंट्स किसकी, तो तुम यहां देख पाओगे कि e भी a i i आएगा और e भी माइनस a i i आएगा। हाँ या ना बोल, अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो तुम देख पाओगे कि 2a i i जो है वो कितना हो रहा है, 0। यानी तुम बोल रहे हो कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे हमेशा। हाँ, ये भी एक समझ सकता है, ये भी पहचानने का एक तरीका है कि हमेशा एस्क्यू सिमेट्रिक्स का यानी एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होता है, 0। अब आसान भाषा में जो बात जरूरी है वो समझ कि हमारे पास एस्क्यू सिमेट्री का मतलब होता है ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होना चाहिए। कितने के बराबर होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, एस्क्यू सिमेट्रिक। और द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एस्क्यू सिमेट्रिक्स जो है वो 0 होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, हमेशा वो क्या होगा, 0। ये भी एक पहचानने का तरीका। क्यों होगा ये रीजन हमने तुम्हें बताया। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, नोट करेगा फटाफट। चल, इसके कुछ प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं फटाफट। ट्रांसपोज की तो प्रॉपर्टी बता दिए ना। हाँ, तो जो कुछ प्रॉपर्टी है हमारे पास सिमेट्रिसिटी पे और एस्क्यू सिमेट्रिक पे उसको देखते हैं। ठीक है, अब एक बात समझे कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसके उसी के ट्रांसपोज से हम मल्टीप्लाई करते, क्या करते हैं, यानी हम सारी बातें एक साथ लिख रहे हैं कि अगर a डॉट a ट्रांसपोज रहे या a ट्रांसपोज डॉट a रहे या a प्लस a ट्रांसपोज रहे, a हमेशा क्या होता है बच्चे, सिमेट्रिक होता है। हमेशा क्या होता है, क्या ये बात समझ में आ रही, आप चेक कर लेना, ये हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक। अभी प्रूफ करके दिखा देंगे। ठीक है, दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि a माइनस a ट्रांसपोज जो है ना हमेशा एस्क्यू सिमेट्रिक करता है। हमेशा क्या रहता है बच्चे, एस्क्यू सिमेट्रिक। a माइनस a ट्रांसपोज हमेशा एस्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, अगली चीज जो हम बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास A जो है ना, A इज एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A क्या है बच्चे, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A इज एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन कुछ रिजल्ट, अगर A स्क्वायर की बात करें किसकी, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, और अगर हम A क्यूब की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, फिर से क्या कुछ पैटर्न दिख गया, 2 से ही, क्या 2 से ही पैटर्न दिख गया। हाँ, अगर इवन रहेगा, क्या रहेगा बच्चे, पावर इवन। पावर क्या रहेगा बच्चे, इवन, तब ये क्या हो जाएगा बच्चे, सिमेट्रिक। क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। और अगर पावर ऑड रहा, पावर क्या रहा बच्चे, ऑड,
तब ये क्या हो जाएगा बच्चे, एसक्यू सिमेट्रिक। ये बात समझ, लेकिन इसके लिए जो जरूरी कंडीशन है वो ये है कि पहले एसक्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए, एसक्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तब ये सारे चीजें हैं जो ये तीसरी प्रॉपर्टी में फॉलो हो रही है कि अगर एसक्यू सिमेट्रिक है तब उसका हम स्क्वायर करेंगे तो सिमेट्रिक हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो एसक्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, क्यूब निकालेंगे तो फिर से एसक्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, पावर 4 रहेगा तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी इवन पावर सिमेट्रिक, ऑड पावर क्या हो जाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक। अब इसकी जो जरूरी बात है वो ये वाली बात है जिसमें हम ये चीज प्रूफ करेंगे आपको कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी square matrix can be expressed as sum of two matrices where one matrix is symmetric, and other is skew symmetric, यानी हमें कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, क्या है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस कितना बच्चे, ए ट्रांसपोज। ये हमारे बोर्ड का सबसे फेमस क्वेश्चन हुआ करता था, बहुत लंबा चौड़ा जाता है और इसको ये प्रूफ करने के लिए आता है, इसको ये क्या करने के लिए आता है, प्रूफ करने के लिए, बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक, अब अगर इस वाले पार्ट को अगर हम देखें तो इस वाले पार्ट को हम P बोलते हैं और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, Q। ये जो P होता है बच्चे, ये सिमेट्रिक होता है, क्या होता है, और जो Q होता है वो क्या होता है बच्चे, एसक्यू सिमेट्रिक। अब ये बात को हम साबित कर देते हैं कि P सिमेट्रिक क्यों है और एसक्यू सिमेट्रिक है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी होगा लेकिन हमारे हिस्सा का नहीं है, लेकिन चलो थोड़ा अभी टाइम चल रहा है, इधर उधर दिमाग तो इधर देखते हैं। P जो है हमारे पास 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज है। हमने अभी आपको बताया कि A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक। तो हम थोड़ा देर बाद इसको हम P ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो इसको 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, आया ना बोल। और अगर इस प्रॉपर्टी जो अभी लगाया था ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी, अगर उसका इस्तेमाल करें तो P ट्रांसपोज तुम्हें 1/2 A ट्रांसपोज प्लस A दिख रहा है। अच्छा, उस ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी में एक छोड़ दिया हमने शायद, सबसे आसान वाली, कि A ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये आएगा। समझ में आ रहा है, नोट कर लेना, सबसे आसान ही रह जाता है। A ट्रांसपोज का फिर से अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चे, A ही आएगा। तो उसका इस्तेमाल हमने किया तो ये हो गया A ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ गया, A आ गया। एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, हाँ, एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो, यानी हम इसको 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज लिख सकते हैं। A प्लस क्या लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज। और ध्यान से देख तो ये क्या है, P ही है। यानी तुम यहां से देख पा रहे हो कि P ट्रांसपोज कितने के बराबर आ गया, P के बराबर, इसलिए कैसा है, सिमेट्रिक। कैसा है, चल Q वाले को भी प्रूव कर लेते हैं। Q आपके पास मान ले 1/2 कितना है बच्चे, A माइनस A ट्रांसपोज, है ना। तो जब तुम यहां से Q ट्रांसपोज निकालोगे तो 1/2 A ट्रांसपोज माइनस A आएगा। सोच ले, P वाला सिमेट्रिक और Q वाला सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। अरे भैया, A ट्रांसपोज A के बराबर आता है तो सिमेट्रिक होता है, P ट्रांसपोज P के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक है। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस से होता है स्क्यू सिमेट्रिक में, हाँ। तो उसे जब उधर लेके जाएंगे तो प्लस में जाएगा, तो उसके ओके, हाँ ठीक है, जाने दे, इसके जाने दे। हाँ, हम इधर लेके आ ही नहीं गए ना। देखिए P ट्रांसपोज निकाला, A इतना आया, इसको अरेंज किया, इतना आया। कहां से शुरू हुआ था, क्या A वाली और A वाली क्वांटिटी सेम है, तो P ट्रांसपोज कितने के बराबर आया, इधर क्यों लेके जाएंगे, उस तरीके से तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि P ट्रांसपोज ही P है। तो P माइनस P क्या हो गया, 0, पूरी की पूरी में। अरे ऑब्वियस सी बात है, दोनों सेम मैट्रिक्स है, सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये तो हम सबट्रैक्शन में पढ़ के आए, जिसको हम एडिटिव इनवर्स बोले। क्या बोले कि A में अगर हम -A को ऐड कर रहे हैं, अगर A और A ट्रांसपोज में कोई फर्क नहीं है तो दोनों A ही तो है। अरे नहीं समझ पा रहा है, समझ रहा है, ठीक है। तो Q ट्रांसपोज निकाला तो ऐसा आया। अगर इसमें थोड़ा ध्यान से देख Q ट्रांसपोज में कि अगर तुम माइनस कॉमन कर लेते, क्या कॉमन कर लेते हो, तो A माइनस A ट्रांसपोज दिख रहा है ना वो। अब ध्यान से देखिए, और कुछ नहीं Q है, तो तुम्हें यहां से दिखेगा Q ट्रांसपोज कितने के बराबर। अब ये क्या दिख गया, एसक्यू सिमेट्रिक। क्या दिख गया बच्चे, तो यहां से ये बात प्रूव भी कर लिया। हम एक क्वेश्चन आपको आसानी से करके दिखा देते हैं। ये आपका क्या हो गया बच्चे, सिमेट्रिक। कोई भी आप मैट्रिक्स ले लो एक और उसको एक्सप्रेस करके देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन अपनी मर्जी से बना लिया, A = 1 2 5 -1 3 0 2 1 3, ऐसे हमने ले लिया, A ले लिया। हम A ट्रांसपोज निकाल ले, बगल में A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज आएगा 1 -1 2 2 3 1 5 0 3। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई।
अभी अभी हमने बोला कि a जो है बेसिकली बराबर है 1/2 a प्लस कितने के बच्चे a ट्रांसपोज प्लस 1/2 कितना a माइनस a ट्रांसपोज, यानी ये हमारा p है और ये हमारा क्या है, हम p निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, p निकालेंगे तो 1/2 डायरेक्ट करेंगे तो कोई दिक्कत है क्या, 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज a प्लस, तो हमारे पास 1 कितना आ रहा है बच्चे 2 माइनस 1 और 2 कितना आ रहा है 1 और 2 और 5 कितना आ रहा है, बहुत बढ़िया, 2 और माइनस 1 कितना आ रहा है 3 और 3 कितना आ रहा है 1 और 0 कितना आ रहा है 5 2 कितना आ रहा है और 0 1 कितना आ रहा है 0 और 3 3 कितना आ रहा है 6, कोई दिक्कत है। उसी तरीके से हम q निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं 1/2 निकाल लें। जब q निकालेंगे तो सबट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, ठीक, अब सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 2 माइनस 5 माइनस 3 आया ना बोल, 2 माइनस माइनस प्लस 1 3 3 माइनस 3 कितना हो गया 0 1 माइनस 0 1 ही हो गया, 5 माइनस 2 कितना आ गया 3 0 माइनस 1 कितना आ गया माइनस 1 और 3 माइनस 3 कितना आया। एक बात नोटिस किया गया, इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है 0 आएगा ही, क्योंकि ये एक तरीके से उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, समझ रहा है। अब हमें ये बात साबित करनी है कि p ट्रांसपोज p के बराबर है, p ट्रांसपोज, तो p ट्रांसपोज निकाल ले 1/2, ध्यान दे 2 1 7 1 6 1 और 7 1 6, क्या तुम्हें p ट्रांसपोज p के बराबर दिख गया, यानी ये सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया तुमने। उसी तरीके से तुम q ट्रांसपोज निकाल, क्या निकाल, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 3 माइनस 3, ये आ जाएगा 3 0 1, ये आ जाएगा 3 माइनस 1 और 0, क्या यहां से तुम्हें माइनस कॉमन होते हुए दिख रहा है, तो यहां से जैसे माइनस कॉमन तुम किए, ये आ गया 0 माइनस 3 माइनस 3 3 3 0 1 माइनस 1 और 0, तुम यहां से देख पा रहे हो कि q ट्रांसपोज कितने के बराबर है, तो ये क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या, ये दोनों के सम के बराबर फिर से ये आना चाहिए वेरीफाई करने के लिए, हाँ है ना, तो ऐड कर ले, a जो है आपके पास p प्लस q, यानी 1/2 दोनों में कॉमन कर रहे हैं, 1/2 दोनों में क्या कर रहे हैं, और p और q को हम ऐड कर रहे हैं, p और हाँ a है p और q, इसको ऐड मत कर दो, p और q ऊपर बैठा, ठीक है, 2 प्लस 0 कितना आया 1 और माइनस 3 कितना आया 7 और माइनस 3 कितना आया 1 और 3 कितना आया 6 और 0 कितना आया 1 और 1 कितना आया 7 और 3 कितना आया 1 और माइनस 1 कितना आया और 6 और 0 कितना आया, बोल आया। ये जब 2 से डिवाइड करेगा, ये p प्लस q लिखा हमने, क्या लिखा, ये दोनों में 1/2 कॉमन था, हाँ या ना बोल। जब हम इसको डिवाइड किया तो हमारे पास अभी जो सॉल्व क्या आ रहा है 1 माइनस 1 2 2 3 1 5 0 और कितना 3, जो ध्यान से देख और कुछ नहीं, कितने के बराबर है 1 के बराबर, ये हमने निकाला p प्लस q, क्या निकाला बच्चे, बोल आया। इस तरीके से वेरीफाई कर सकता है, हमारे लिए अभी जरूरत की चीज नहीं, हमारे लिए इसमें से जरूरत की चीज है इसकी प्रॉपर्टी, इसकी हमारे लिए अब इस तरीके के क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं जो बोर्ड में पूछे जाते थे या हमसे स्कूल एग्जामिनेशन पूछे जाते थे, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एक्सप्रेस करो किसमें, सिमेट्रिक में और एसक्यू सिमेट्रिक, नहीं वो चीजें गई, अब हमारे दौर से हो गया, समझ में आ रही बात, कोई क्लियर है, नोट करेगा फटाफट। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या है, फटाफट बताएंगे तो चलेगा ना एग्जांपल से। अब एग्जांपल ये है इसका, सीधा सीधा बात है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, जैसा हमने आपको डेफिनेशन में लिखवाया था कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है और, तो अगर मान लीजिए इसके एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स हैं, क्या है, तो जब दूसरी मैट्रिक्स उसके कॉन्जुगेट से बनेगी, किससे बनेगी, तब उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है, यानी मान लो लेट elements of a matrix is complex number, क्या है बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब इमेजिनरी नंबर भी बोल सकता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मैट्रिक्स obtained by its conjugate of all elements are called conjugate matrix। क्या ये बात समझ में आ गई, यानी हम एग्जांपल के तौर पे ऐसे लिख रहे हैं 1 + 2 आयोटा माइनस का 3 आयोटा 1 - 4 आयोटा 2 - आयोटा प्लस का 3 माइनस का 5 आयोटा 7 + आयोटा -3 + 2 आयोटा एंड -4 - आयोटा।
ऐसा हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, बात समझ में आ रही है? जब हम इसका एक कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बनाएंगे तो जितने भी एलिमेंट्स है उसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। क्या लेंगे, यानी अगर यहां हम लिखेंगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा 2 आयोटा, माइनस 3 आयोटा का क्या आ जाएगा प्लस 3 आयोटा, 1 प्लस कितना आ जाएगा बच्चे 4 आयोटा। कोई दिक्कत है? यहां 2 प्लस क्या आ जाएगा बच्चे आयोटा, यहां 3 है तो 3 ही रह जाएगा, ये आ जाएगा 5 आयोटा। हाँ या ना बोल? ये 7 प्लस आयोटा है तो क्या आ जाएगा 7 माइनस आयोटा, ये माइनस 3 और माइनस 2 आयोटा, और ये माइनस 4 प्लस आयोटा। अब जो बच्चे 11th पढ़ के नहीं आए कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको ये चीज समझ में नहीं आएगी कि वो क्योंकि भूल गए। 11th हम पढ़े किस लिए, किसी लिए नहीं, बस 12th में आने के लिए 11th पढ़ा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो जनरली हम वहां पे देख चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, लेकिन फिर भी लिख देते हैं कि अगर मान लो ए कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट ले ले तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का अगर हमारे पास कॉन्जुगेट है तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉन्जुगेट प्लस का, ठीक है वेक्टर हो गया। हाँ, और अगर अल्फा और ए और इसका होल कॉन्जुगेट है तो अल्फा कॉन्जुगेट डॉट क्या लिख देंगे, ए कॉन्जुगेट। अगर ए डॉट बी का हमारे पास कॉन्जुगेट है तो क्या लिख देंगे, ए कॉन्जुगेट डॉट कितना बच्चे, बी कॉन्जुगेट। बोलाया, कोई दिक्कत है? ये हमारा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या है। कुछ और टाइप्स कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के बाद आपके पास अगला जो है बच्चे ट्रांसपोज बता दिया, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बता ही दिया, ठीक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बाद आपके पास है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कौन सा बच्चे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है समझ, क्या अगर कहता है एक मैट्रिक्स ए है और उसको इसी के इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई कर दे और आई आ जाए, क्या आ जाए, तब कहा जाता है देन ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए इज, क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है नहीं आ रही है? मतलब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मल्टीप्लाई होने के बाद वो क्या हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? ठीक है। अगली प्रॉपर्टी, ऑर्थोगोनल के बाद हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब ये क्या कहता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या कहता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का जो हमारे पास स्क्वायर है वो ए ही आ जाए, क्या आ जाए, यानी ऐसा समझ ले ए स्क्वायर कितने के बराबर आ जाए, तो कहता है देन ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या ये बात क्लियर है? अभी मत सोचना कि ये सब कैसे आएगा, आ जाएगा। मतलब ए को ए से ही मल्टीप्लाई करें फिर क्या मिल जाए, ए ही मिल जाए। एक ऐसा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से अगर एग्जांपल के लिए बताए, ऐसा और भी बन सकता है जिसमें हम उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो सॉल्व होके क्या आ जाए, ए ही आ जाए। क्या ये बात समझ में आ रहा है? आइडेम्पोटेंट के बाद इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, अब सोच थोड़ा सा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स नाम से कैसा पता चल रहा है, बस इसी का हिस्सा है जो हमने एक एग्जांपल बताया कि दो ऐसे मैट्रिक्स यानी ए और ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होके आई आ जाए, क्या आ जाए, यानी ए को अगर ए से मल्टीप्लाई करें वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे। एक बात बता, थोड़ा सा समझ, ये चीज ऊपर लिखा, बस यहाँ खास बात ये है कि ए इनवर्स और ए दोनों बराबर हो गया। थोड़ा रिलेट करना सीखना, अगर ए स्क्वायर आई है तो ये खुद का इनवर्स है, ये खुद का, समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा, यानी कह रहा है दो ऐसे मैट्रिक्स जिसको, या एक ऐसे मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करें यानी खुद को उससे मल्टीप्लाई करें आई आ जाए तो क्या बोलेंगे बच्चे, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? अगला है आपके पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स पहली बार सुन रहे हैं? नहीं सुना है नीलपोटेंट? हाँ, क्या है नीलपोटेंट बताओ फिर। पता नहीं बट सुना है। अच्छा सुना है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का ऐसा है कहानी कि मान लो लेट ए इज ए मैट्रिक्स, ए इज ए मैट्रिक्स सच दैट थोड़ा समझना कि ए की पावर के जो है वो जीरो हो जाए यानी नल मैट्रिक्स हो जाए। क्या हो जाए? एंड इसी में ए के माइनस वन जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समझा रहे हैं, समझ। ए की पावर 10 जीरो है, ए की पावर 10 नल मैट्रिक्स है, तो ए की पावर 9 जो है वो नल मैट्रिक्स, तब इसको हम क्या बोलेंगे? नीलपोटेंट मैट्रिक्स। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है? अच्छा, अगला है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स कहता है कि अगर a की पावर कुछ है, जनरलाइज कर ले, a की पावर k प्लस टी लिख दे, कितने के बराबर? ak के बराबर। कितने के बराबर? ak प्लस टी। ak प्लस टी कितने के बराबर हो जाए? ak के बराबर हो जाए, तब यहां बोलेंगे कि ये जो है वो पीरियोडिक मैट्रिक्स है। क्या है बच्चे? पीरियोडिक मैट्रिक्स विथ
पीरियड कितना है बच्चे, t। क्या हो जाए पीरियड, मतलब हम बोले कि a की पावर 3 जो है ना वो a की पावर 6 के बराबर। a की पावर 3 कितने के बराबर है, a की पावर 6, यानी हम पैटर्न देख पा रहे हैं a3 a6 a9 a12 a15 सारे क्या हो रहे हैं बराबर, यानी इसकी पीरियोडिसिटी कितने की है, 3 की। बात समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, नोट कर फटाफट थोड़ा। चलिए इसमें दो चीजें और हैं जो अभी हम छोड़ रहे हैं, एक हर्मिटियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। याद दिलाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो बताएं, मतलब इतना ठीक। अब हम थोड़ा सा देखा, हम जैसे आपको पहले ही बताया कि हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट मिक्स करके पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी में अलग अलग दिया है। अब ये हम लोग मैट्रिक्स के कुछ चीजें पढ़ी, अब हमें फिर से पहले जाना है थोड़ी देर के लिए किसमें, डिटरमिनेंट। किसमें जाना है, और डिटरमिनेंट पढ़ने के बाद फिर से वापस किसमें आना है, मैट्रिक्स। तो हम सबसे पहले अब शुरू कर देते हैं थोड़ी देर के लिए डिटरमिनेंट। क्या, अब डिटरमिनेंट का मतलब क्या है समझ पा रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसको मैट्रिक्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, जो स्ट्रक्चर है जिसमें हमने एरिया ऑफ एलिमेंट्स ले रखे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में, उसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, मैट्रिक्स बोल रहे हैं। डिटरमिनेंट एक वैल्यू है, डिटरमिनेंट क्या है, याद रख, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, डिटरमिनेंट क्या है, एक वैल्यू है। डिटरमिनेंट केवल उसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट हो सकता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। क्या हो, स्क्वायर। यानी पहली बात तो डिटरमिनेंट किसका एग्जिस्ट होगा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और दूसरी बात ये हमें एक वैल्यू देगा। क्या देगा, समझ। तो हम सबसे पहले एक क्या देगा, हम एक लाइन में यही लिख देते हैं, ये हमारे पास एक क्या है बच्चे, वैल्यू, और एग्जिस्ट किसके करेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में। हाँ या ना बोल, ठीक है। जब इतनी बातें आ गई आपके पास कि स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में एग्जिस्ट करेगा, और एक क्या देगा आपको, वैल्यू देगा। अब उस वैल्यू की तलाश से जो अरेंजमेंट है, जो डाटा है, उसे हमें क्या चाहिए, वैल्यू। जैसे आप बच्चे पूछ लेते हैं कि सर जनरल लाइफ में क्या है। अब जैसे आप मान लो आपके पास 3-4 तरीके के बुक्स हैं, कुछ नंबर ऑफ बुक्स हैं, उनके कुछ प्राइसेस है, तो आप उसको मैट्रिक्स में अरेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हो तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाता है, जो आप एनसीईआरटी में देखो भी होगे वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह में। हाँ या ना। तो अगर ध्यान से देखें तो हम सबसे पहले इसमें देख रहे हैं बच्चे सेकंड ऑर्डर का। किस ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 into 2 ऑर्डर, क्योंकि अभी हमने बताया कि बच्चे ए स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो ए एक मैट्रिक्स है, A1 B1 A2 और B2, ऐसा है एक मैट्रिक्स है। तो हमें अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना है, क्या निकालना है, तो ये हमारे पास ए डिटरमिनेंट या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इसको डिटरमिनेंट ए लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, डिटरमिनेंट। बात समझ में आ रहा है। तो जैसे ही डिटरमिनेंट ए लिखते हैं, कुछ इस तरीके से काम करता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करता है और इसको इससे मल्टीप्लाई करता है। समझ में आ रहा है। यानी यहां ध्यान से देखें तो हमारे पास A1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, B2 से, और A2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, B1 से, और बीच में क्या साइन लगा रहेगा, माइनस। बोल आया। यानी 2 into 2 का तो निकालना हम 10th क्लास से सीख रहे हैं। किस क्लास से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमें याद नहीं है, लेकिन सीख हम 10th से रहे हैं कि हाँ ये ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, माइनस लगाओ, नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, कर रहे हैं 10th से, बस पता नहीं है कि वही हमारा डिटरमिनेंट था, लेकिन किस ऑर्डर का था। अब अगर हम 3 into 3 ऑर्डर की बात करें, यानी थर्ड ऑर्डर की बात करें, किसकी बात करें बच्चे, थर्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, 3 into 3 ऑर्डर। तो इसमें हमें निकालने के लिए हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन एक टर्मिनोलॉजी हमें यहाँ पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम है माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड, वो भी जान लेते हैं माइनर और कोफैक्टर का फर्क क्या है। क्या अगर समझ कि एक मैट्रिक्स है A, जहां A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, आपके पास A31 है, A32 है और A33 है, ऐसा एक मैट्रिक्स है। बात समझ में आ रहा है। तो हम जो टॉपिक अभी कवर कर रहे हैं वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर। माइनर्स एंड कोफैक्टर, इसको पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम इसके मैट्रिक्स पे चलेंगे। माइनर का मतलब क्या होता है कि जिस भी एलिमेंट का हम माइनर लिख रहे हैं, जिस भी एलिमेंट का माइनर, उसके रो और कॉलम के एलिमेंट्स को, उसके रो और कॉलम के एलिमेंट्स को क्या करना है, हमें डिलीट करना है। रो और कॉलम के एलिमेंट्स को क्या करना है, डिलीट करना है। समझ में आ रहा है। तो यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं किसकी, माइनर की, तो हम बात कर रहे हैं मान ले माइनर ऑफ A11 की, किसकी, तो रिप्रेजेंट करेंगे M11 से। किससे बच्चे, और जब हम M11 लिखेंगे तो थोड़ा ध्यान दें कि इस वाले एलिमेंट्स को और इस वाले एलिमेंट को डिलीट करेंगे और A22 हो जाएगा, A32 हो जाएगा, A23 हो जाएगा और A33 हो जाएगा। बोल आया। उसी तरीके से 2 मिनट, उसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं किसके बच्चे, माइनर ऑफ A किसी और का, मान ले 2-3 कर निकालना, किसका, हम पूरा नहीं बताने वाले, तो यहां हम A23 लिखने वाले। क्या लिखने वाले, मतलब इसका निकाल रहे हैं, तो ये वाला गायब हो चुका है, ये वाला ऊपर बन गया है A11 A12 और नीचे बन गया है A31 और क्या बच्चे A32, और इसको कैलकुलेट करना तो हमें आता है। यानी हम अगर माइनर की बात करें तो MIJ रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए हटा ले। उसके बाद हम कोफैक्टर की बात कर रहे हैं, किसकी, कोफैक्टर क्या होता है समझ ले, बस इसमें क्या रिलेशन है वो हम आपको बता देते हैं। कोफैक्टर में कि CIJ बेसिकली बराबर होता है -1 I + J
आई जे। यानी को फैक्टर और माइनर में एक प्यारा सा रिलेशन है कि जब i प्लस j का सम इवन रहेगा तो को फैक्टर और माइनर क्या रहेगा, बराबर। फॉर एग्जांपल अगर c11 निकालते हो तो -1 की पावर 2 m11 आएगा, तो तुम्हें यहां मिलेगा c11 कितने के बराबर आएगा, आ रहा है 2 मिनट, ठीक है। c11 कितने के बराबर आएगा, m11 के। उसी तरीके से अगर c12 निकालोगे तो -m12 के बराबर आएगा। सोच रहे क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो एक प्यारा सा साइन कन्वेंशन डेवलप हो जाता है यहाँ पे, प्लस आ गए 2 मिनट, बस प्लस माइनस प्लस माइनस। चल इधर देखें तो क्या साइन डेवलप हो रहा है, थोड़ा सा देखें यहाँ पे कि हमारे पास ए वाला प्लस रहेगा, ए क्या रहेगा, दूसरा वाला क्या रहेगा, फिर क्या आएगा, प्लस है तो माइनस है तो प्लस है तो प्लस माइनस प्लस। ये हमें ऐसा तुक्का नहीं लगा, जैसे सिंपल सी बात बता रहे वही बात समझ कि इवन है तो प्लस और ऑड है तो इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस। 1 1 इवन, 1 2 ऑड, 1 3 इवन, 2 1 ऑड, 2 2 इवन, 2 3 3 1 इवन, 3 2 ऑड और 3 3। यानी यहां से माइनर और कोफैक्टर में एक रिलेशन है। यानी जब भी हमें माइनर निकाल लेना होगा तो कोफैक्टर में क्या चेंज करना है, केवल हमें साइन चेंज करना है। यानी माइनर और कोफैक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है हमेशा, जैसे ही माइनर कोफैक्टर आ जाता है। हम अब बात कर लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर की। किसकी बच्चे, डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। अगर थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट की बात कर ले तो इसकी बात अगर हम कर ले ध्यान से समझ, तो क्या कहता है कि आप किसी भी एक रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दो, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दो, चाहे वो R1 के अलोंग एक्सपेंड करो, चाहे R2 के, चाहे C1 के, चाहे C2 के, किसी एक या रो कॉलम। अब मेरे तरफ से सर आपका क्या मानना है, मेरा ये मानना है कि हमेशा उस रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करो जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो, सबसे ज्यादा। और दूसरा कि आप उस रो या कॉलम के से एक्सपेंड करो जिसकी वैल्यू जो है वो छोटी हो, क्या हो, ज्यादातर तो उसी पे जाओ कि जहां अगर ज्यादा जीरो उसी के अलोंग एक्सपेंड करो। हम यहां समझाने के लिए एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग R1। एक्सपेंड अलोंग क्या बच्चे, एक्सपेंड अलोंग R1। जब R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो यहां सबसे पहला एलिमेंट क्या है, ठीक, तो लिखते कैसे समझ, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a11 को हम इसके माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, a11 को किसके, फिर माइनस साइन लगाते, a12 को इसके माइनस से और प्लस a13 इसके माइनस से। क्या ये बात समझ में आई? और अगर आप कोफैक्टर में जाना चाहते हो तो a11 को इसके कोफैक्टर से, तो यहाँ प्लस ही रखना पड़ेगा, a112 इसके कोफैक्टर से और a13 इसके कोफैक्टर से, हाँ या ना। यहाँ सब में हमने प्लस लगाया, क्यों, क्योंकि c12 अपना माइनस लेके आएगा, C12 अपना माइनस लेके आएगा। हम अब इसमें नहीं जा रहे कि सर इसको एक्सपेंड करके नहीं दिखाओ, हम उस पे जा ही नहीं रहे। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिससे समझा रहे हैं आपको कि मान लो एक क्वेश्चन है कि फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ, हमारे पास एक क्वेश्चन ले ले कुछ भी a 1 2 -1 5 3 7 1 4 -2, ऐसा एक हमने ले लिया वैल्यू जिसका हमने क्या करना बच्चे, डिटरमिनेंट निकालना। क्या निकालना है, किसके अलोंग एक्सपेंड करना चाहते हो, बता फटाफट, R1 के अलोंग। तो देख कैसे लिखते हैं, एक ही क्वेश्चन बताएंगे, बाकी हम डायरेक्ट करेंगे 1, और जब इसका माइनर लिखेंगे तो लिखेंगे 3 4 7 और -2। बोल कोई एतराज है, कोई दिक्कत है? यहां पे फिर लिखेगा माइनस का 2, क्या लिखेगा, इसका जब माइनर लिखेगा तो आएगा 5 1 और इधर से आएगा 7 -2। बोल आया, कोई दिक्कत है? फिर यहां लिखेगा -1 और इसका माइनर जब लिखेगा -1 का तो कितना दिख रहा है तुम्हारे पास, 5 1 और 3 4, 5 1 और 3 4। जब इसको कैलकुलेट करेगा तो ये डिटरमिनेंट तुम्हारे पास आ रहा है 1 ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करने आता है, अभी सीखा, 3 2 जा -6, बोल आया, और माइनस का 28, बोल आया, फिर -2 लगा, ब्रैकेट लगा, माइनस का 10 और माइनस का 7 और -1 ब्रैकेट लगा, 5 का 20 माइनस का 3, बोल आया। सॉल्व करेगा तो ये डिटरमिनेंट तुम्हें दिख रहा है 28 और कितना होगा 34 यानी -34, हाँ या ना बोल। यहां से देख 10 7 17, 17 दूना प्लस का 34, हाँ या ना बोल। ये -1 और 20 3 17 यानी माइनस का 17, बोल आया। क्या ये वाला इसको काट गया तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू तुम्हें कितनी आ गई, -17। क्या ये बात समझ में आ रही? अगले क्वेश्चन से हम लोग डायरेक्ट करेंगे। आपको पकड़ना है कि लिखना कैसे है, बस आंखें बिल्कुल सीधी चलनी चाहिए, ध्यान बिल्कुल बना होना चाहिए, नहीं तो सबसे ज्यादा अगर एरर किसी चैप्टर में होता है तो मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट, क्योंकि इसमें कांसेप्ट के नाम पे कुछ नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ही तो कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। इसी में गलत होना है तो होना है, कैलकुलस में गलती नहीं होती। कैलकुलस या तो नहीं आता है या फिर आता है, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस बहुत कम है, इसमें बहुत ज्यादा है। समझ पा रहा है? नोट कर फटाफट। अब जो इसमें अगली चीज हम देखेंगे बच्चे, क्या ये 2 into 2 और 3 into 3 का डिटरमिनेंट क्लियर है सभी को? अच्छा,
इसी से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल्स भी निकाल लेते थे, आपको याद आ रहा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वैसे हम बताएंगे, लेकिन वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो इसी जो आपके वर्टिसेस होते हैं ना x1 y1, ठीक है, उसी से हम क्या कर सकते हैं बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं आराम से, डिटरमिनेंट मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम फॉर्मूला लिखवाएंगे तो वहां लिखवाएंगे। अब इसमें जो अगली चीज है वो है इसके प्रॉपर्टीज। क्या बच्चे? प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता था क्लास 12th में, एक क्वेश्चन हमसे पूछा ही जाता था 5 मार्क्स का, 2 आता था, या तो प्रॉपर्टी से और करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। यही दो क्वेश्चन तो बन रहा है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स, और बन क्या रहा है, ठीक है, इनवर्स निकालना उसी में इंक्लूड हो जाता था। लेकिन अब हमारे लिए प्रॉपर्टी का क्या योगदान है? हाँ, अभी भी योगदान है। क्या वो हमसे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन फिर से पूछे जा रहे हैं? नहीं। अब जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे ना, उसको सॉल्व करने के लिए हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो 1 प्लस ओमेगा आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 0। ये बात आप जानते हो। मान लो कोई ऐसा मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट दे दिया जिसमें r1 r2 r3 को ऐड करने पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा हो, तो क्या आप उसको एक्सपेंड करोगे? क्या नहीं, आप बोलोगे कि सारे को ऐड कर दो सर, सारे 0 आ गए, खत्म करो। तो उस तरीके से इस सारे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा। तो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखिए अगला प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। अच्छा एक बात बताए, स्टेटमेंट लिखवाएं या सीधा सीधा बता दे तो चलेगा? सीधा सीधा बता दे, मुद्दे की बात खत्म करते हैं। मान ले तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी है डी, क्या है, जिसको तुमने ऐसे ले लिया a1 a2 a3 b1 b2 और b3 c1 c2 और क्या ले लिया बच्चे? c3। ये तुमने डी ले लिया। कहता है कि अगर सारे रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर दे, क्या कर दे? स्टेटमेंट इफ ऑल रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन्स सेम। तो डिटरमिनेंट में कोई चेंज, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक और डिटरमिनेंट यहां हम d' ले लें और यहां पे हम इसको ऐसे लिखते हैं a1 a2 a3 b1 b2 और c1 c2, तो ये क्या कहता है कि अगर इस तरीके से है तो इस केस में d' कितने के बराबर होगा बच्चे? d के बराबर। इसमें कोई चेंज? क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात? अब दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर एक रो या एक कॉलम को हम इंटरचेंज कर लें, यानी पेयर r1 r2 को इंटरचेंज कर लें, c1 c2 को इंटरचेंज कर लें, तब जो डिटरमिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो सेम होती है, बस प्लस माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? हम ये भी बता रहे हैं आपको कि मान लो दूसरी प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या, हमारे पास d जो है वो मान लो a1 है a2 है a3 है, b1 है b2 है b3 है, c1 है c2 और c3। हम यहाँ पे d' निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बच्चे? हम इस दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी हम यहाँ लेके चले जा रहे हैं b1 b2 b3, यहाँ लेके चले जा रहे हैं a1 a2 a3 और यहाँ लेके चले जा रहे हैं c1 c2 और कोई दिक्कत है? कितने रो को हम इंटरचेंज किए? 2 को, r1 और r2 को हमने इंटरचेंज किया। तब ये जो d' है बेसिकली वो बराबर होगा माइनस d के। किसके? बस इतना ही होगा। मान ले एक बार और चेंज कर दिया तुमने, मान ले d2 निकाल दिया तुमने, जहां पे तुमने b1 b2 b3 तो रहने दिया, लेकिन यहाँ पे c1 c2 c3 लिख दिया और यहाँ पे a1 a2 a3 लिख दिया, यानी एक बार और चेंज हुआ। तो ये d2 जो होगा और बराबर हो जाएगा d के। किसके बराबर हो जाएगा? क्या ये बात समझ में आ रही है? ये सेम चीजें कॉलम में भी होगी, सेम चीजें, यानी यहां से एक पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न, एक रो या एक अगर पावर 1 रह रहा है d1 हो तो हमारा वो माइनस d हो जा रहा है, d2 हो रहा है तो प्लस d हो जा रहा है, d3 और d4। तो क्या तुम यहां बोल सकते हो कि बेसिकली d जो भी आप निकालना चाह रहे हैं d की पावर n अगर बोल दे तो ये -1 की पावर n d के बराबर होगा। क्या ये बात जनरलाइज समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना बोल। हम ऐसे ही ऐसे ही लिखवाते हैं, हाँ, हम स्टेटमेंट नहीं लिखवाते। इसका स्टेटमेंट ऐसे बोलेगा कि इफ द ऑपरेशन इज पासेस थ्रू द n रोज और n कॉलम्स या n लाइंस बोल देगा। तो जितनी बार पास करा रहे, जितनी बार पास करा रहे, मान ले एक बार चेंज कर रहा है तो पावर 1, 2 बार इंटरचेंज कर रहा है तो पावर 2, 3 बार इंटरचेंज कर रहा है तो पावर 3। समझ रहा है? कोई दिक्कत है? नहीं। अगली प्रॉपर्टी इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 रो या कॉलम के एलिमेंट्स जो है इक्वल हो या आइडेंटिकल हो, क्या हो? इक्वल हो, यानी हम ऐसे बात बताएं आपके पास कि मान लो डी हमारे पास है a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 कितना बच्चे? c3। ठीक है, अब इसमें 2 सेम करना है, हमें क्या करना है? 2। तो हम इस दोनों को मान लो थोड़ी देर के लिए हम इस दोनों को क्या करना है? सेम, a1 a2 और a3। तब इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 0। इसकी वैल्यू कितनी होगी? या तो ऐसा हो या तो ऐसा भी हो तो चलेगा, k a1 k a2 k a3 b1 b2 b3 a1 a2 और a3। तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी?
क्योंकि के का क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, और दोनों आपके रो जो है वो क्या दिखने लगेंगे, सेम। कौन, R1 और R3, R1 और, समझ में आ रहा है? अच्छा, अगली प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं कि इफ, ऐसा समझ, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, एनी रो या फिर क्या बच्चे, कॉलम, आर जीरो, देन डिटर्मिनेंट इक्वल टू कितना होगा बच्चे, 0। डिटर्मिनेंट कितना होगा इस केस में बच्चे, यानी हम ऐसा करें कि अगर 0 0 0 रहे, 1 2 3 रहे, -5 4 1 रहे, तब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आने वाली है, 0। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, अगली चीज जो हम यहां बताने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास यहां k है और यहां a है और डिटर्मिनेंट है, और मान लीजिए वेयर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज n है, क्या है बच्चे, n into n मान ले, यानी n ही है, हाँ या ना। तब जो अगर हम इसको फ्री करें तो हम इसको लिखेंगे k की पावर n a डिटर्मिनेंट, क्या बच्चे, k की पावर n। अब इसको थोड़ा समझना, जो हम मैट्रिक्स में बताए थे, पिछली क्लास में बताए थे कि जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स को तो वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, सारे एलिमेंट से। लेकिन यहां ऐसा, वो जो एलिमेंट्स हो ये किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा। समझ पा रहे हम क्या कह रहे हैं? हाँ, यहाँ पे डिटरमिनेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हम बता दे रहे हैं, जैसे मान ले यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ 6 है, 12 है, और 6 12 और यहाँ 18 है, मान ले यहाँ 5 है, -7 है और 2 है। तो यहां से तुम 6 कॉमन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते 6 1 2 3 1 2 3, सेम ही हो गया, ठीक है। 1 2 3 और 5 -7 कितना बच्चे, 2 बोला है। अब उल्टा सोच, जो हम कहना चाह रहे हैं कि अगर यहां इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करें, किससे, तो ये जो 6 है ना किसी एक रो या कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कहीं पे k और a डिटर्मिनेंट दिया है, क्या दिया है, तो ये बेसिकली अगर a डिटर्मिनेंट हमारे पास a1 a2 a3 है, तो ये b1 b2 b3 है, और ये c1 c2 कितना बच्चे, c3 है, और बाहर क्या बैठा है, k। अब ये जो k जो है ना वो किसी एक के साथ जाए, या तो r1 के साथ जाए, या r2 के साथ, या r3 के साथ। समझ पा रहा है? यानी अगर आप किसी के साथ, आपकी इच्छा है, आप इसको लिखना चाहें आप ऐसे लिख सकते हो, ka1 ka2 ka3, और यहाँ क्या आ जाएगा, b1 b2 b3, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे, c1 c2 c3। क्या ये बात समझ में आ रही? मैट्रिक्स में किसमें, एक डिटर्मिनेंट है, क्या है। अगर यहां हम इसी को रेक्टेंगुलर ब्रैकेट करते हैं और बोल दे कि ये मैट्रिक्स है, क्या है, तब ये जो k है वो सारे एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। समझ रहा है? जैसे कल बताया था 2a करके 3a करके, तो वो सारे से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर वो डिटर्मिनेंट है तो वैल्यू है ना, तो वैल्यू मल्टीप्लाई होगा ना किसी से, एक ही बार मल्टीप्लाई होगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, ये अगर k को तुम बाहर किए तो ये वैल्यू आ गया, उसको तुम k से मल्टीप्लाई करोगे ना। लेकिन अगर इस k सारे से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। कितनी बार, मतलब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में ऐसा दिया है कि अगर 3a है तो यहाँ पे k दे दिया और यहाँ पे a दे दिया डिटरमिनेंट, तो पूछ लिया k की वैल्यू, किसकी वैल्यू, और बोल दिया वेयर a is 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। क्या बच्चे, a is 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। a जो है उसकी ऑर्डर कितनी है बच्चे, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये 3 है तो ये k कितनी बार बाहर आया होगा, 3 बार। अरे बच्चे ये 3 जो है वो 3 की बार ऐसा आया होगा ना बाहर, नहीं आया होगा। अरे अभी बताया ना, देखना k की पावर है, क्या बताया, k की पावर है, यानी ये बेसिकली रहा होगा 27 a डिटर्मिनेंट की, यानी k की वैल्यू कितनी दिख रही है तुम्हें, अरे नहीं दिखा। अगर मान ले यहाँ पे ऐसा ट्वाइस a रहे, क्या रहे, और यहाँ पे हमसे पूछ ले a जो है वो 2 into 2 ऑर्डर का है, किस ऑर्डर का, तो 2 कितनी बार बाहर निकलेगा, 2 बार, तो 2 की पावर 2 लिख, यहाँ पे a लिख, आया ना बोल, 4a डिटर्मिनेंट आया नहीं आया। समझ में आनी बात, क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अगर कहता है कि किसी, हाँ ये तो चीजें आपको हमने बता दी। उसके बाद कहता है कि अगर कोई, अगली प्रॉपर्टी इसमें देख ले, हाँ अगली, कि अगर दो हमारे पास जो आपके पास जो डिटर्मिनेंट है उसमें अगर 2 एलिमेंट्स एडिशन में बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो d जो है हमारे पास वो ऐसा है, a1 plus p1 a2 b2 सॉरी a3, यहां लिख दिया हमने b1 plus कितना बच्चे, p2। थोड़ा अलग कर लेते हैं इसको, हाँ यहां लिख लेते हैं a1 plus p1 a2 plus p2 a3 plus कितना लिख दिया बच्चे,
P3, यहाँ लिख दिया B1 B2 और यहाँ क्या लिख दिया B3, यहाँ लिख दिया C1 C2 और क्या बच्चे C3। तो कहता है इसको आप दो अलग अलग मैट्रिक्स में तोड़ सकते हो, दो अलग अलग मैट्रिक्स में हम प्रूफ करके दिखाएंगे। ये मान लो A1 A2 A3, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे B1 B2 B3, यहाँ क्या आ जाएगा C1 C2 C3। डिटरमिनेंट लगाया, प्लस साइन लगाया, P1 P2 P3 लिखा और यहाँ क्या लिखा B1 B2 B3 और यहाँ क्या लिखा बच्चे C1 C2 और C3। अब देख थोड़ा सा हम समझा रहे हैं इसको समझ, अगर इसको एक्सपेंड कर रहा है C1 के अलावा किसके अलावा, तो देख ऐसा आ रहा है A1 प्लस P1 मल्टीप्लाइड बाई B2 C3। B2 हम एक ही टर्म दिखाएंगे तो समझ लें, B2 C3 माइनस का B3 C2 आया ना, बोल आया। अब थोड़ा सा इसको ओपन करेगा ना, पहले A1 से मल्टीप्लाई होगा और फिर P1 से, थोड़ा यहां देखना A1 मल्टीप्लाइड बाई दिस और प्लस P1 मल्टीप्लाइड बाई दिस। अरे आया, कोई दिक्कत है? फिर क्या कहता है कि किसी रो में किसी दूसरे रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं, उसको भी लिखवा रहा है। क्लियर है? इतना नोट कर फटाफट। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखेगा। अगली प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक डिटरमिनेंट है ऐसा कुछ, मान लीजिए D इक्वल टू आपके पास है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और यहाँ C1 C2 कितना है बच्चे C3, ऐसा है आपके पास। तो कहता है किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम से किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई कर दे, लाइक 2 3 L M N कुछ भी मल्टीप्लाई कर अगर ऐड कर दें हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में, तब डिटरमिनेंट की वैल्यू कोई चेंज नहीं। यानी हम लिख रहे हैं सीधा सीधा कि अगर मान ले D डैश हमारे पास कुछ ऐसा है A1 और उसमें हम m टाइम्स A2 को ऐड कर रहे हैं और n टाइम्स A3 को ऐड कर रहे हैं, समझ रहे हैं? और बाकी को हम ऐसे ही लिख रहे हैं, A2 लिख रहे हैं A3 लिख रहे हैं। फिर B1 में हम m टाइम्स किसको ऐड कर रहे हैं B2 को और n टाइम्स किसको ऐड कर रहे हैं B3 को। और फिर उसी तरीके से C1 में m टाइम्स हम C2 को और n टाइम्स कितने को C3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 3 किसी से। तो यहाँ आपके पास कितना रहा होगा बच्चे B2, यहाँ क्या रहा होगा B3, यहाँ C2 और यहाँ क्या रहा होगा C3। ये बेसिकली सॉल्व होके D के बराबर ही आएगा। कितने के बराबर आएगा हम प्रूफ करते हैं, समझना। क्या इस वाले प्रॉपर्टी से इस्तेमाल करके इसको 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं? हाँ। तो 3 पार्ट में तोड़े तो पहला आएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और ठीक है, और प्लस यहाँ तुम लिखोगे M A2 A3 M B2 B2 और B3 N C2 और C2 और C3 ऐसा लिखोगे। और प्लस आखिरी वाला क्या लिखोगे, सॉरी यहाँ भी M होगा, N A3 N B3 और N C3, यहाँ आएगा A2 B2 और C2 A3 B3 और C3 ऐसा लिखेगा। सही लिखाना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ से क्या M कॉमन दिख रहा है, और M कॉमन अगर दिख रहा है तो तुम्हें क्या ये दो कॉलम सेम दिख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी है, यहाँ से n कॉमन हो रहा है तो ये भी कितनी होनी है, यानी केवल कितना बच रहा है और ये क्या है। क्या ये बात समझ में है? कोई दिक्कत है? पक्का। ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी। इसमें एक और प्रॉपर्टी है जो स्टेटमेंट में हम लिखवा दे रहे हैं, समझना। क्या कहता है कि अगर जो एलिमेंट्स है ना किसी डिटरमिनेंट के वो x में दिए हैं, क्या किस में दिया है, मतलब x x स्क्वायर ऐसा कुछ दिया है, पॉलिनोमियल दिया है, और उसमें किसी वैल्यू को रखने पे वो 0 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? तब वो जो वैल्यू हम रख रहे हैं वो उसका फैक्टर होगा, जस्ट लाइक नॉर्मल अलजेब्रा। कि अगर मान लो इसमें अगली प्रॉपर्टी अगर हम लिखते हैं कि इफ एलिमेंट्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर पॉलिनोमियल, क्या बोल रहे हैं बच्चे, पॉलिनोमियल इन x, then if we put x is equal to a, the determinant, if we put x is equal to a and determinants becomes equal to 0, becomes equal to कितने के बराबर हो जाए बच्चे, इक्वल टू 0 हो जाए, then x minus a is factor of that determinant, x minus a is a factor of that determinant। ये क्या बात समझ में आ रही है? ये जो हम लिखवाए ना इसका हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे जेई में, क्योंकि ये हम यहाँ बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन दिया है और उसको अगर एक्सपेंड करने जा रहे हैं तो बहुत लेंदी हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत
जैसे प्रूफ करना है कि अगर कोई हमारे पास कोई एक डिटरमिनेंट दिया, प्रूफ करना है कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए बी, बी सी, सी ए आना है इसको। जैसे आप 12th में किए कि कोई डिटरमिनेंट दे दिया, बोला यूजिंग प्रॉपर्टी आप इसको प्रूफ करो कि ये कितने के बराबर है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए बी, बी सी, सी ए के बराबर है, प्रूफ करना है। तो हम वहां एक्सपेंड नहीं करेंगे। अगर जेई के क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम पुट करके देखेंगे कि क्या ए रखने पे या जो हमारा x b है उसको अगर a से रिप्लेस कर दे या a जो है उसको b से रिप्लेस कर दे तो क्या वो जीरो हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो a इक्वल टू b उसका फैक्टर यानी a माइनस बी पहला फैक्टर बनेगा। समझ में आ रहा है? यानी इस वैल्यू को पुट करके भी हम आसानी से निकाल सकते हैं कि वो टूट के उसके फैक्टर क्या बनेंगे। जैसे मान लो तीन वैल्यू हमें आया, x की वैल्यू a आई, x की वैल्यू b आई और x की वैल्यू c आई, उस पर रखने पर डिटरमिनेंट क्या होगा? जीरो, यानी x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c उसके तीनों फैक्टर रहे होंगे, तीनों के तीनों उसके क्या रहे होंगे? फैक्टर। तो इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम आगे भी जाके बाइनोमियल में जब आप क्वेश्चन करोगे अभी तो बहुत जगह जब कोएफिशिएंट पूछा होगा ना तो वहां x के जगह 1 पुट कर दिया होगा। क्या पुट किया होगा? पुट करके सीधे आंसर निकाल दिया होगा। क्यों? क्योंकि अगर 1 प्लस x का फॉर्म है तो अगर x को हम 1 पुट करेंगे तो वो रिजल्ट सही देगा, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा। वही काम यहां भी करेंगे कि अगर काम हमें कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तो हम पुट करके देखेंगे क्या कोई इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या। अगर कर रहा है तो उसका जीरो और उसको इधर लेके आ जाए तो क्या बन जाएगा? फैक्टर। क्या ये बात समझ में आ रही? समझ। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। हम बस लिखना सिखा रहे हैं आपको कि लिखते कैसे। वैसे तो 12th करके आप आए हो तो थोड़ा मोड़ा याद तो होगा अभी कि लिखना कैसे। बस हम 2-3 क्वेश्चन ही करवाएंगे। कि मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है ऐसा कि द वैल्यू ऑफ आपके पास है 1 1 1 a b c b प्लस c c प्लस a प्लस b इज इक्वल टू व्हाट? पहले जीरो चला गया। हाँ, इज इक्वल टू क्या? इतना a आपके पास इतना दिया है b प्लस c प्लस a, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रही। अब सीधा सीधा हम क्या कर रहे हैं? चाहेंगे कि हम एक्सपेंड कर लें। क्या कर लें? नहीं, इस तरह के क्वेश्चन में एक्सपेंड करने की कोशिश ना करें। आप प्रॉपर्टी के बारे में सोचें। पहला अप्रोच जो हम आपको बता रहे हैं, क्या कोई चीज कॉमन किया जा सकता है? कुछ अप्रोच बताएंगे उसको समझना। क्या कुछ कॉमन किया जा सकता है? दूसरा, क्या कुछ कॉमन नहीं किया जा सकता तो क्या किसी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट को 1 किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? और अगर 1 हो सकता है तो इसके हेल्प से इस दोनों को 0 करके एक एलिमेंट के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेंगे। हाँ या ना? थोड़ा मोड़ा अगर 12th आ जाए। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम यहाँ देख पा रहे हैं, हम आपको लिखना सिखा रहे हैं जैसा कि हमने आपको बताया, तो अब यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर C3 में C2 को हम ऐड कर दें, क्या कर दें? C3 में, तो हर जगह a प्लस b प्लस c दिख रहा है। हम क्या कह रहे हैं कि C3 में हम C3 प्लस क्या करें? तो ये 1 1 1 रहेगा। C2 में कोई चेंज तो यहां a b c आएगा। और C3 में अगर C2 ऐड करें तो a प्लस b प्लस c आएगा, e भी a प्लस b प्लस c आएगा और e भी a प्लस b प्लस c आएगा। सोच ले, क्या सब में से a प्लस b प्लस c कॉमन दिख रहा है? तो क्या यहां से हमें a प्लस b प्लस c कॉमन बाहर निकाल लेना चाहिए? तो ये 1 1 1 a b c और 1 1 1 दिख रहा है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? जिसकी वैल्यू कितनी है तो ये कितना आ जाएगा? समझ आया? बस हम आपको अप्रोच बता रहे हैं, बस हम आपको लिखना बता रहे हैं कि ये लिखना सीखा। एक और क्वेश्चन देख। मान ले आपके पास क्वेश्चन है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और अगला दिया है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। ठीक है, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। वैल्यू क्या होगा इसका? क्या हमें प्रॉपर्टी नहीं दिख रही क्या कि C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देना चाहिए? हाँ या ना? तो हम इसको ऐसे लिखते हैं बच्चा, C1 में C1 प्लस C2 प्लस क्या लिखा? तो हमारे पास यहां पर आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा प्लस, यहां आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा प्लस, यहां ओमेगा स्क्वायर, यहां ओमेगा स्क्वायर, यहां 1 और 1। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये सारे एलिमेंट क्या हो गए? तो क्या ये 0 0 0 यहां ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 और 1 दिख रहा है क्या? तो क्या इसकी वैल्यू आपको 0 दिख रही है? बस इस तरीके से हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें। हम वो लंबे वाले मेथड यूज नहीं करने जाने जो 12th में है कि एकदम लगाया जा रहा है क्योंकि हमें प्रूफ करना है। नहीं, हाँ समय खराब हो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम उस तरीके काम नहीं करने वाले। जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसकी प्रॉपर्टी है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0। ठीक है, हाँ ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान ले क्वेश्चन है 0 b माइनस a और c माइनस a, 0 b माइनस a और c माइनस a। ठीक है, 0 b माइनस a c माइनस a, a माइनस b
a माइनस बी 0 c माइनस बी, और लास्ट आपके पास है a माइनस सी बी माइनस सी, a माइनस सी बी माइनस सी, और यहाँ क्या है 0, और इसका हमें वैल्यू पूछ रहा है कि कितना। ठीक है, अब इसको अप्रोच हमने बोला ना, हमने 0 वाला अप्रोच बताया। सबसे पहले कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन निकाल, कुछ कॉमन हो रहा है तो पहले में से कुछ कॉमन हो रहा है क्या, कुछ कॉमन हो रहा है किसी में से कुछ भी, अगर कॉमन निकाल सकता है तो निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता तो कोई बात नहीं। कुछ कॉमन हो रहा है क्या किस में से? अच्छा डायगोनल 0 है तो उससे क्या है, ये बोल सकते हो कि एसक्यू सिमेट्रिक है। हाँ अभी पढ़ा है ताजा ताजा तो दिमाग में आ रहा है। डायगोनल 0 होने से क्या ये 0 हो जाएगा क्या, ऐसा कोई प्रॉपर्टी है क्या? हो सकती है आगे भविष्य में, अभी नहीं बताएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ हम यहाँ से अगर कुछ चीजें सीखना चाहें, अगर हम इसको छोटा करना चाहें किसी भी तरीके से, तो हमारा टारगेट जो होगा वो कुछ हम लिखना सिखा रहे हैं। मान लो कि हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे R1 माइनस R2, क्या कर रहे हैं बच्चे, और एक ऑपरेशन R1 माइनस R2 जब हम करेंगे तो ये B माइनस A 0 माइनस कितना हो जाएगा B माइनस A, यानी A माइनस B। अरे R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सिखा रहे हैं, ये नॉर्मल चीज है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो नेगेटिव हो गया B और A हो गया पॉजिटिव, ठीक है, A माइनस B ही रह जाएगा, और A माइनस C माइनस B माइनस C तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी A माइनस B हो जाएगा। सोच ले क्या A माइनस B कॉमन दिख रहा है, सारे 1 हो चुके। एक और काम कर सकते हैं कि और कुछ कॉमन हो रहा है क्या, यहां से थोड़ा देख B माइनस A दिख रहा है, यानी हम अगर बोले इसमें से एक और काम कर ले कि R2 माइनस R3 कर, क्या करते बच्चे R2 माइनस, तो तुम्हें B माइनस A माइनस C माइनस A, क्या B माइनस C दिख रहा है, क्या यहाँ भी तुम्हें B माइनस C दिख रहा है, क्या यहाँ भी तुम्हें B माइनस C दिख रहा है, क्या तुम्हें यहाँ C माइनस A दिख रहा है, C माइनस B दिख रहा है और 0 दिख रहा है, क्योंकि इसमें कोई चेंज। क्या तुम्हें यहाँ से A माइनस B कॉमन निकलते हुए दिख रहा है, क्या B माइनस C कॉमन निकलते हुए दिख रहा है, क्या ये 1 1 1 और यहाँ भी 1 1 1, और यहाँ पे तुम्हें C माइनस A C माइनस B और 0 दिख रहा है, क्या इसकी वैल्यू तुम्हें 0 दिख रही है? हमने तो पहले बोला था सर, तुक्का हमने लगा दिया था पहले। नहीं हम उस पे नहीं जा रहे, हम उस पे जा ही नहीं रहे, हम बस आपको ये लिखना सिखा रहे हैं, ये वाली चीज। क्योंकि हम एक चीज जो यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं ना आपको, वो है इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एनसीईआरटी में मैट्रिक्स में एक चीज दिया रहता है कि किसी भी मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालो, किससे? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, यानी विद द हेल्प ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन और विद द हेल्प ऑफ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जो बहुत ही घटिया टॉपिक है। मतलब आप उसमें इतनी गलतियां करोगे कि उससे इनवर्स निकलता ही नहीं है जल्दी। हाँ गनीमत है कि वो कहीं पूछता नहीं, क्योंकि हमारे पास इनवर्स निकालने के लिए अलग मेथड है। समझ में आ रही है, ये क्लियर है? तो ये चीजें हैं आपके प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स की, और डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं उसकी। अब फिर चलेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स में, किसमें? और जब एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में चलेंगे यानी वापस किसमें चलेंगे? मैट्रिक्स में। डिटरमिनेंट्स में इतनी चीजें हैं, क्लियर है? नोट कर।